नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपने एग्ज़ाम इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे और लगातार मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। उसी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में आज अपना ये 3 नंबर का सेट है। तो इस सेट में आपको टोटल 50 प्रश्न कराऊँगा, जिसमें से जीके, जीएस और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि आरबीआई मुद्रा आपूर्ति के 4 वैकल्पिक उपायों के लिए आंकड़े प्रकाशित करता है। M3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बताओ इनमें से कौन सा सही है M3 के बारे में? तो वाणिज्य बैंकों का M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, ये एकदम से सही हो जाएगा। एक का ऑप्शन संख्या एक है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दूसरा प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो वो कौन बन गई हैं? तो वो बन गई हैं मिताली राज। दो का ऑप्शन संख्या चार है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि भारत के संविधान में डॉट डॉट अनुसूचियां हैं। तो कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? तो आपको पता है कि भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तीन का ऑप्शन संख्या चार है वो राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी? तो किसके द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी? तो भारतीय संविधान की जो पहली बैठक की अध्यक्षता की थी वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। यानी 4 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन नहीं है? तो बताओ कौन नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का जो साधन नहीं है वो चयनात्मक ऋण नियंत्रण, ये बिल्कुल नहीं है। पांच का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि यह विटामिन यकृत, दूध, अंडे, मछली में पाया जाता है। यह आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। इस विटामिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से किस विटामिन का उल्लेख किया गया? यानी आपको ये बताना है कि कौन से विटामिन की कमी से एनीमिया का रोग होता है। तो चलिए आपको प्रश्न संख्या 6 के सारे ऑप्शन दिखा देते हैं। तो एनीमिया जो रोग होता है ये विटामिन बी 12 की वजह से होता है। यानी छठवां का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? बताओ कौन है? तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन है। सात का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको इनमें से कथन छांटने हैं, कौन सा सही है। चलेगा तो अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है, बिल्कुल सही है। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, बिल्कुल सही है। यानी एक तथा दो दोनों सही हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बता इनमें से देखना है कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के विरोध में हुआ था, बिल्कुल सही है। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत राजा एवं तालुकदार जमींदार के रूप में मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल सही है। यानी एक एवं दो दोनों सही हो जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर चलेगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? तो ये कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? तो ये कहा गया अनुच्छेद 51 ए के ए में। यानी दूसरा ऑप्शन 10 का राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कौन से राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम? तो ये है केरल राज्य का। यानी 11 का दूसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है? किसके जरिए हटा सकते हैं ये आपको बताना है। 12 के ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ये शो हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी
तो वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। लगातार प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा, तो इसे विशेष बहुमत के द्वारा हटा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है वो 12 का राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना डॉट डॉट कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये ज्वार भाटा कहलाता है। 13 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 है कि द बैच पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बताओ इस पुस्तक को किसने लिखा है? द बैच को। तो इस पुस्तक को जो लिखा है वो मेगन मार्केल ने लिखा है, यानी 14 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पहले मुगल शासक कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो पहले जो मुगल शासक हैं वो थे बाबर, यानी 15 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब ये थोड़े रीजनिंग के प्रश्न आ गए तो इन्हें हम स्किप कर देते हैं। चलिएगा, तो अगला प्रश्न आ जाता है अपना, ये 19वां प्रश्न है अपना, ये भी रीजनिंग का है। चलिए 20वें प्रश्न से आ जाते हैं आपके जीके जीएस के, कि तट मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो तट मंदिर है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 20 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है, कॉलरा किसके कारण होता है? यानी हैजा ये किसके वजह से हो जाता है? तो हैजा होता है जीवाणुओं की वजह से। 21 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से आपको कथन देखना है कि कौन सा सही है। तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवाएं कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। चलेगा, और बैंकिंग द्वितीयक क्रिया का एक उदाहरण है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन संख्या है कौन सा है? 3 में केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 3। 23वां प्रश्न आ जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? बताओ कौन थे? तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हैगिस्टन, यानी 23 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ नदीय द्वीप डॉट डॉट है। तो बताओ कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है वो है माजुली, यानी 24 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय मानसून के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो इनमें सही कथन छांटना है, आप देखने ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ जिससे आप लोग डिसाइड कर पाओगे। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर, तो आप लोग ये देख लीजिएगा, दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन आप लोग ये देख लीजिएगा। तो अपने ऑप्शन देख लिए हैं, तो मानसून के बारे में सही हो जाएगा आपका, मानसून पवन की दिशा में एक मौसमी बदलाव है। यह गर्मियों के दौरान भारी वर्षा और सर्दियों में शुष्क मौसम का कारण बन सकता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 25 का। चलिए प्रश्न संख्या 26 से आपके हिंदी के प्रश्न शुरू हो जाते हैं, और ऑप्शन में आपको सब दिखाता चलता हूँ जिससे आप लोग आराम से अपना आंसर निकाल सकते हो। तो 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिएगा। तो इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य है ये आपको बताना है। तो जब चोर ने मुझे देखा तो भाग गए, यह एक मिश्र वाक्य हो जाएगा। 26 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है कि दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिएगा। तो बताओ भीड़ में कौन सी संख्या है? तो भीड़ ये एक शब्द है जिसमें है समूहवाचक संज्ञा। 27 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का पक्ष ज्ञात कीजिएगा। रेल जा रही है, तो बताओ रेल जा रही है इसमें कौन सा पक्ष है? 28 का राइट आंसर, तो इसमें सत्य बोधक पक्ष है, 28 का दूसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात कीजिएगा। यह पुस्तक मेरी है, बताओ इसमें कौन सा कारक है कि यह पुस्तक है मेरी है? तो इसमें हो जाएगा संबंध कारक, यानी 29 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने, की निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। चित्त से उतरना, बताओ इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा प्रश्न संख्या 30 के। तो चित्त से उतरना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है उपेक्षित होना, यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ज्ञात कीजिएगा। दो धीरज का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है।
तो तरणी ये धीरज का पर्यायवाची नहीं है, ये नदी का पर्यायवाची है। 31 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पेन संख्या 32 है आपके सामने कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिएगा। तो क्षणिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो क्षणिक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अचिर। क्या होता है? अचिर होता है। नहीं सॉरी, क्षणिक का विलोम शब्द वो शाश्वत होता है। यानी 32 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको संयुक्त वाक्य का चयन करना है। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो तेज वर्षा हो रही थी इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं गया, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 33 का तीसरा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिएगा। परिणाम और परिमाण, बताओ इसका क्या हो जाएगा। 34 का राइट आंसर। तो आने आगे का होता है नतीजा और पीछे का होता है मात्रा। 34 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिएगा। अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो बताओ यहाँ पर कौन से विराम चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे कॉमा का, जो कि आपका ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 35 का। 36वां प्रश्न आ जाता है कि दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिएगा। तो छत पर पक्षी बैठे हैं, तो बताओ इसमें कौन सा अव्यय हो जाएगा। तो छत पर पक्षी बैठे, इसमें अव्यय आपका संबंध बोधक। 36 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। इधर उधर की हाँकना, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ये शो हो रहा है। इधर उधर की हाँकना, इस मुहावरे का अर्थ होता है बेकार की बातें करना। 37 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न कि दिए गए शब्द की संधि विच्छेद ज्ञात कीजिएगा। बताओ संचय की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी। तो संचय जो शब्द है और इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सम प्लस चय। यानी 38 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 39वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिएगा। तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। तो बताओ इसमें कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा ये वाला, जो है आपका डैश, यानी योजक चिन्ह का। 40वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिएगा। किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला। तो बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 का, तो ये हो जाएगा पारंगत। 40 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपके लिए गद्यांश आ जाता है। तो 41 से लेकर के 45 तक गद्यांश के प्रश्नों के उसके आंसर आपको बताने। तो आप यहाँ से लेकर गद्यांश को वीडियो को रोक करके आप पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो को धीरे धीरे चलाता चल रहा हूँ जिससे आप लोग गद्यांश को आराम से पढ़ सकते हो। ठीक, उसके बाद फिर आप लोग अपने आंसर मिला लीजिएगा। बाकी गद्यांश ये रहा, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो 41वां प्रश्न, कितना प्रतिशत जल नमकीन है। तो कितना प्रतिशत है। तो 97% जल वो नमकीन है। 41 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि किस युग में धरती पर जल की कमी जैसी समस्या उत्पन्न हुई है। तो ये कौन से युग में हुई है। 42 का आंसर, तो ये आधुनिक युग में हुई है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है। तो कितना भाग घिरा हुआ है। तो पृथ्वी का 3/4 भाग है वो जल से घिरा हुआ है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा 44वां प्रश्न आ जाता है कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो बताओ इसका उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा। फिर संख्या 44, इसका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा जल संरक्षण। चौथा ऑप्शन राइट आंसर। 45वां प्रश्न कि जल के बिना हमारा जीवन कैसा है। तो बताओ कैसा हो जाएगा। तो जल के बिना जो हमारा जीवन है वो असंभव है। 45 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो बताओ कौन सा है। तो इनमें से विशेषण छांटना है 46 में। तो ये तालब जो शब्द है ये विशेषण है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में आगत या विदेशी शब्द कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। तो सरकार, ये आगत या विदेशी शब्द हो जाएगा। 47 का पहला ऑप्शन राइट आंसर। 48वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो ये अस्ति एक तत्सम शब्द है। पहला ऑप्शन राइट आंसर। 49वां प्रश्न कि चौमास में समास है। बताओ कौन सा समास है चौमास में? 49 का राइट आंसर। तो चौमास में ये द्विगु समास है। 49 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से, में कौन सा अलंकार है? तो बताओ इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है जहां पर बढ़ा चढ़ा करके बातें की जा रही हैं। 50 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।